नमस्कार, जोहार। मैं प्रशांत मुंजालदार और हम बात करते हैं भारत के आदिवासियों की। सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। आजाद भारत में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जा रही है, परंतु गुलाम भारत की कहानी को समझना भी जरूरी हो जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत आज के झारखंड राज्य में खूंटी जिले के उलियातू गांव में हुआ था। सन 1875 यह वह दौर है जब अंग्रेजों ने भारत के अधिकांश हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि अंग्रेजों के साथ साथ जमींदारों, महाजनों, साहूकारों ने भी इन अत्याचारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सल्तनतें और रियासतें नाम मात्र की कहानी बन चुकी थी। पूरा नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में था। जननायक बिरसा मुंडा का परिवार भी इस ऐतिहासिक घटना का शिकार होता है। परिवार अत्यंत गरीब और काम की तलाशों में घुमंतु जीवन यापन बिरसा के बचपन का एक हिस्सा था। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण बिरसा को उनके मामा के यहाँ अयुभातु भेज दिया जाता है और पास के ही गांव सलगा में अपने शिक्षक जयपाल नांग से उन्होंने 2 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करी। बिरसा मुंडा पढ़ाई में होशियार होने के कारण जयपाल नांग और उनके माता पिता के प्रयासों से 7 मई 1886 को बिरसा मुंडा का प्रवेश जर्मन मिशनरी स्कूल में करा दिया जाता है। बिरसा सन 1886 से 90 तक जर्मन स्कूल में रहते हैं। उस दौरान बिरसा मुंडा ने सरदार आंदोलन को बड़ी नजदीकियों से देखा था। बिरसा सरदार आंदोलन से प्रभावित रहे। बिरसा मुंडा ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहले ईसाई और उसके बाद रोमन कैथोलिक धर्म भी अपनाया था, परंतु ज्यादा समय तक इन धर्मों में टिके नहीं। बिरसा मुंडा वापस अपने लोगों के बीच आ जाते हैं। ब्रिटिशों ने रैयतवाड़ी और जमींदारी व्यवस्था लागू की थी, जिसमें आदिवासियों की जमीनों का मालिकाना हक आदिवासियों से छीनकर जमींदारों, महाजनों और ब्रिटिश राज के अधिकारियों को दिया गया। आदिवासियों की पारंपरिक रूप से सामूहिक खेती करने की परंपरा को खत्म कर दिया। आदिवासियों को जंगलों से बेदखल किया और लकड़ी, फल, जड़ी बूटी पर रोक लगा दी गई। अत्यधिक टैक्स लगाकर आदिवासियों को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाने लगा और टैक्स की भरपाई नहीं करने पर बेगारी जैसी समस्याओं से जकड़ लिया गया। इन सभी अत्याचारों के खिलाफ बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन और 1857 की देशव्यापी क्रांति से पहले आदिवासियों ने आजादी का बिगुल फूंक दिया था, जिसमें 1831 से 32 तक कोल विद्रोह, 1855 से 56 तक संथाल विद्रोह और ऐसे कई गुमनाम आदिवासी विद्रोह जिनकी कहानियां गायब रही। बिरसा मुंडा का उलगुलान केवल विद्रोह नहीं था, बल्कि उलगुलान आदिवासी स्वाभिमान, धर्म, संस्कृति और जमीन की रक्षा के लिए एक सोची समझी विचारधारा थी, जो आगे चलकर विद्रोह का रूप ले लेती है। बिरसा मुंडा ने लोगों की सेवाएं की और इन्हीं सेवाओं की बदौलत उन्होंने नया धर्म विकसित किया, जिसे बिरसैत कहा गया, ताकि अधिक से अधिक लोग इस मुहिम से जुड़े। शुरुआती दौर में सरकार ने बिरसा के प्रभावों को अनदेखा किया, परंतु सन 1895 में सरकार ने बिरसा के प्रभावों को गंभीरता से लेना चालू किया। बढ़ती लोकप्रियता देखकर 26 अगस्त को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिरसा के ऊपर आदिवासियों को भड़काने के जुर्म में 2 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई गई। सजा काटकर 30 अक्टूबर 1897 को वापस आए। जेल की सलाखों के पीछे रहने वाले बिरसा मुंडा अब भगवान बन चुके थे। वे जेल से बाहर निकलकर धरती आबा के रूप में पहचाने जाने लगे। जेल से रिहा होने के बाद बिरसा मुंडा बड़ी चतुराइयों के लोगों के बीच में उपस्थित रहे। उन्होंने कई गुप्त बैठकें की और अपनी रणनीतियां बनाने लगे। उस समय उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा था। लोग भूखे मर रहे थे, परंतु सरकार ने एक भी दाना रिलीज नहीं किया। बिरसा मुंडा लोगों की सेवा करते रहे। सन 1898-99 में बिरसा मुंडा ने उलगुलान का बिगुल फूंक दिया। 1898 में डोंबारी पहाड़ी पर एक सभा को संबोधित कर लाल और सफेद झंडा हाथों में लेकर लोगों से पूछा, लाल या सफेद? एक सबर में आवाज आई, लाल। रणनीतियों के अनुसार उन्होंने गिरजाघरों पर हमला किया, कई घरों को आग लगा दी, ईसाई मिशनरियों पर हमला किया, कई पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया, पुलिस थानों पर आग लगा दी। पूरे क्षेत्र में गुलगुलान की चिंगारी भड़क उठी। इन घटनाओं का केंद्र बिंदु खूंटी हुआ करता था। लगातार बढ़ती घटनाओं ने जमींदारों, अंग्रेजों, साहूकारों में डर का माहौल बना दिया। सरदार आंदोलन के नेताओं ने भी उलगुलान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बिरसा मुंडा के उलगुलान की अंतिम निर्णायक लड़ाई जनवरी 1900 में हुई थी। उलियातू के पास डोंबारी पहाड़ी, यह वह जगह थी जहां हमेशा सभाएं होती है। यहाँ पर एक सभा हो रही थी और उसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, किसान और अन्य लोग भी मौजूद थे। अंग्रेजी सेना वहां दबे पांव आती है। सेनाओं के आने की भनक तो पहले से ही चल गई थी, परंतु मुंडाओं ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया और तीर धनुष के साथ ब्रिटिश सेना को चुनौती दी। ब्रिटिश सेना के पास आधुनिक हथियार होने के बावजूद आदिवासियों ने संघर्ष किया।
कंपनियों ने आसपास से पहाड़ी को घेर कर फायरिंग चालू कर दी। पूरी पहाड़ी खून से लाल हो गई और शायद उलगुलान की समाप्ति भी। कई गांवों में यह खबर एक सन्नाटा बन गई। हालांकि बिरसा मुंडा यहां से निकलने में सफल रहे। बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम घोषित किया गया। पहाड़ी वाली घटना ने लोगों को बहुत डरा दिया था, जिसके चलते गांव वालों ने कई आंदोलनकारी को गिरफ्तार करवा दिया। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को भी पोड़ाहाट के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा की गिरफ्तारी से पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा जाता है। बंद गांव में भीड़ को देखकर अंग्रेजों ने बिरसा को रांची जेल भेज दिया, जहां उनको एक साजिश के तहत 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो जाती है। बिरसा मुंडा के शरीर को एक नदी के किनारे बिना सूचना के ही जला दिया गया, ताकि दंगे ना भड़के। उलगुलान की आग बुझने के बाद छोटा नागपुर क्षेत्र और आदिवासियों में सरकार का ध्यान गया। परिणाम स्वरूप लोगों को शांत रखने के लिए बेगारी प्रथा को खत्म कर दिया गया। बिरसा मुंडा के संघर्षों को ध्यान में रखते हुए आदिवासियों की परंपरागत अधिकारों को संरक्षित किया जाने लगा, जिसमें जमीनों के से जुड़ी खुटकट्टी व्यवस्था को सरकारों का संरक्षण मिला। उसके बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लाया गया, जिसके तहत आदिवासियों की भूमि को बचाने के लिए कानून बनाए गए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो सके। अब मुझे दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।